महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है महात्मा के मंत्र। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन को किया संबोधित। माप और नाप के विज्ञान को बताया देश के विकास का अहम पैमाना। कहा देश के आत्मनिर्भर बनने के लिए क्वांटिटी के साथ ही क्वालिटी भी है बेहद जरूरी। पीएम ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्रीय को किया समर्पित। कहा इनसे होगा इंडस्ट्री 4.0 और भी सशक्त। प्रधानमंत्री ने कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा मेड इन इंडिया की वैश्विक मांग ही नहीं, वैश्विक स्वीकार्यता भी है जरूरी।
पीएम ने देश में रिसर्च और नवाचार में असीम संभावनाओं का किया जिक्र। पीएम ने नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी की भी रखी आधारशिला। सरकार और आंदोलन कर रहे किसानों के बीच आज होगी अगले दौर की वार्ता। पिछली वार्ता में 2 बिंदुओं पर बनी थी सहमति, बाकी 2 मुद्दों पर आज होगी बात। कृषि राज्य मंत्री ने जताई वार्ता की सफलता की उम्मीद। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट हादसे में 24 लोगों की हुई मौत। मामले में नगरपालिका ईओ समेत 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देश में आज कई जगह खुले। कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े शिक्षण संस्थान। बिहार में 9 से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल, तो केरल में खुले उच्च शैक्षणिक संस्थान। महाराष्ट्र के कई शहरों में भी खुले स्कूल। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। देश के कई हिस्सों में पड़े बारिश के छींटे, तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते और भी राज्यों में गरज के साथ बारिश के हैं आसार। वहीं पिछले दिनों के मुकाबले तापमान में हुआ इजाफा। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य को राष्ट्र को समर्पित किया और राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी CSIR NPL राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन 2021 का आयोजन कर रही है। राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए साल में भारत को बड़ी खुशखबरी मिली है और देश के लोगों को एक साथ 2 वैक्सीन का तोहफा मिला है, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पूरा देश अपने वैज्ञानिकों का ऋणी रहेगा। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। इस समय काल में हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, नए स्टैंडर्ड्स और न्यू बेंचमार्क्स को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना है। वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। वर्ष 2047 में 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष होंगे। इस टाइम पीरियड में हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू बेंचमार्क्स को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। पीएम ने कहा कि CSIR NPL ने आज जिस नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल को देश को सौंपा है, उससे भारत नैनो सेकेंड तक समय को मापने में भी आत्मनिर्भर बन गया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, उसको हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3 नैनो सेकंड से भी कम की एक्यूरेसी लेवल से मैच कर रहा है। इसमें इसरो सहित
हमारे जितने भी संस्थान कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं उनको बहुत मदद मिलने वाली है। इससे बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, हेल्थ, टेलीकॉम, वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, अनगिनत सेक्टर से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी में ये बहुत मदद मिलेगी। पीएम ने कहा कि आज भारत ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में दुनिया के टॉप 50 देशों में शामिल है। देश में आज बेसिक रिसर्च पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन के बीच कोलैबोरेशन को मजबूत किया जा रहा है। पिछले 6 सालों में देश ने इसके लिए नए सिरे से फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम किया है। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में दुनिया के टॉप 50 देशों में पहुंच गया है। देश में आज बेसिक रिसर्च पर भी जोर दिया जा रहा है और पीयर रिव्यूड साइंस एंड इंजीनियरिंग पब्लिकेशंस की संख्या में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में है। आज भारत में इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस के बीच कोलैबोरेशन भी मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस देश ने विज्ञान पर जितना ध्यान केंद्रित किया है उसकी प्रौद्योगिकी उतनी मजबूत हुई है। प्रौद्योगिकी के विकास से नए उद्योगों को स्थापित करने और शोध को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। अतीत से लेकर वर्तमान तक आप कभी भी देखें, जिस देश ने साइंस को जितना आगे बढ़ाया है वो देश उतना ही आगे बढ़ा है। ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का वैल्यू क्रिएशन साइकिल है। साइंस से कोई आविष्कार होता है तो उसी के प्रकाश में टेक्नोलॉजी विकसित होती है और टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री खड़ी होती है, नए उत्पाद तैयार होते हैं, नए आइटम निकलते थे, प्रोडक्ट निकलते हैं। इंडस्ट्री फिर नए रिसर्च के लिए साइंस में इन्वेस्ट करती है और ये साइकिल नई संभावनाओं की दिशा में आगे बढ़ती जाती है। पीएम ने कहा कि मेड इन इंडिया की ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल स्वीकार्यता हो, इस दिशा में बड़े प्रयास करने होंगे। मेड इन इंडिया की न केवल ग्लोबल डिमांड हो बल्कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी हो, ये हमें सुनिश्चित करना है। हमें ब्रांड इंडिया को क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी के मजबूत स्तंभों पर और मजबूत बनाना है। और आज के इस पूरे कॉन्क्लेव पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने आज जिन बातों को देश के सामने रखा है उसमें जब प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, उसके बाद वोकल फॉर लोकल की बात की है। आज उन्होंने इस मंच से जब ये कहा कि लोकल फॉर ग्लोबल का एक तरह से उन्होंने आह्वान किया है, जब क्वालिटी और क्वांटिटी के पैमानों पर ब्रांड इंडिया को एक तरह से परखना और ज्यादा एक बड़ी तस्वीर, एक मजबूत, एक भरोसेमंद एक नाम ब्रांड इंडिया बनाना है, उस दिशा में आज के कॉन्क्लेव की अहमियत जानना चाहेंगे और वो भी उस लिहाज से कि आम आदमी कैसे उससे जोड़ के देखेगा। बिल्कुल ऋतु, आप ठीक कह रही हैं और एक बड़ा आह्वान इस मंच से प्रधानमंत्री ने किया है। तो सीधे तौर पर देखिए, आज जिन चीजों को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, खास तौर से जो भारतीय निर्देशिका द्रव्य है या फिर एनवायरमेंटल जो एयर क्वालिटी नापने के लिए जो स्टैंडर्ड के लिए प्रयोगशाला बनाई जा रही है, ये ऐसी चीजें थी जिसके लिए हम एक तरह से आयात पर निर्भर थे। जो सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल था वो बड़ी संख्या में विदेशों से आयात होता था और भारत को कीमत भी लगती थी। और दूसरा मुद्दा ये आता था कि अगर यहाँ कुछ करना है
तो यहाँ कैलिब्रेशन मतलब वो अपने देश के हिसाब से वो चीजें उन लोगों ने बनाई होती थी, लेकिन भारत के लिहाज से, भारत की परिस्थितियों के लिहाज से फिर यहाँ कैलिब्रेशन करने में बहुत दिक्कत आती थी। तो एक तो वो उत्पाद महंगे पड़ते थे और दूसरा यहाँ उपयोग लाने में भी बहुत मुश्किलें आती थी। ये मापना और नापना कितना महत्वपूर्ण है, खासतौर से उस वक्त जब भारत एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, जब हमारे पास हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए, वो प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में जाए और ग्लोबली उसका एक्सेप्टेंस भी हो। तो ये मेट्रोलॉजी मापन, उसकी बहुत अहमियत बढ़ जाती है। और प्रधानमंत्री आज उसी बात का जिक्र कर रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में इन तमाम चीजों की बड़ी अहमियत है। और निश्चित तौर पर उन्होंने जिक्र किया जो एटॉमिक टाइम स्केल, आप देखिए चाहे आपको एक अंतरिक्ष यान भेजना हो या समुद्र में डीप सी इन्वेस्टिगेशन करना हो, पावर ग्रिड का मुद्दा हो या फिर बैंकिंग जैसे मुद्दे हो, तो यहाँ टाइम की बहुत अहमियत है। और उसमें नैनो सेकेंड जैसी प्रिसिजेंसी अगर होगी, स्पष्टता होगी, तो भारतीय उत्पाद, बैंकिंग उत्पाद हो या अन्य उत्पाद हो, वो दुनिया में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मानक के रहेंगे। उस लिहाज से ये आज का बड़ा कार्यक्रम है। और हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी तो साथ ही साथ भारतीय परिवेश के हिसाब से हम काम कर सकेंगे और एक तरह से एक्सपोर्ट भी इन तमाम चीजों का हो सकेगा। और भारत दुनिया के गिने चुने देशों में इसके साथ ही शुमार भी हो गया है। दूसरी अहम बात जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए जो आह्वान किया, और निश्चित तौर पर एक हमारा समय बेहतर हो उसके लिए हम क्या कुछ और भी कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने आह्वान किया, चाहे क्वालिटी प्रोडक्ट की बात हो या क्वालिटी रिसर्च की बात हो। ऋतु जी, सुधाकर, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें क्वालिटी माप के लिए विदेशी स्टैंडर्ड्स पर अपनी निर्भरता को कम करना है। तो ये निर्भरता जो हमारी थी उसके कारण क्या थे, और अगर कम करने की जब बात होती है तो उन स्टैंडर्ड्स के समकक्ष वो क्या स्टैंडर्ड्स होंगे जिनकी एक तरह से हम कह सकते हैं जिनका भरोसा आम लोगों में भी बढ़े? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर नेविगेशन की सीधे सीधे बात ले ले, नेविगेशन को लेकर इसरो ने नाविक लॉन्च किया है। और उस नेविगेशन में आप अगर किसी ट्रैफिक में जा रहे हैं और आपको चाहिए, एक तरह से कह सकते हैं लाइव ट्रैफिक सिचुएशन का हाल जानना चाहते हैं, तो एक बिल्कुल एक्यूरेट सिचुएशन जानने के लिए अगर नैनो सेकंड में चीजें मिल रही है कि सेकंड के अरबवें हिस्से में अगर आप आगे की सिचुएशन जान सकते हैं, तो आपको एक तरह से आपको लगेगा कि आप उसी स्थान पर खड़े हैं। तो इस तरह का एक तरह से प्रिसीजन भारतीय इंडस्ट्री में आएगा। और तमाम चीजें, चाहे बैंकिंग की बात हो, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो किस समय पर कैसे कहां पहुंचा, स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी तरह का लेन देन खरीदारी होती है, तो इन तमाम चीजों की बात साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से एक ये बड़ा कदम है। ठीक इसी तरह से दिक्कत जैसे हम इंडस्ट्रियल एक तरह से रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरह से हमारे उद्योगों को में एयर क्वालिटी मापने के लिए कानूनी बाध्यताएं भी है, लेकिन हम विदेशों के उपकरण, उनके मापदंडों पर निर्भर थे जो हमारे संदर्भ में बहुत ज्यादा फिट नहीं बैठते थे। अब हमारे अपने संदर्भ होंगे, हमारा अपना इक्विपमेंट होगा और विदेशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। तो इस लिहाज से कह सकते हैं ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम है। लेकिन उसके साथ साथ ऋतु, प्रधानमंत्री ने ये बड़ा आह्वान किया है कि रिसर्च को हमको और भी मजबूत करना है। देखिए रिसर्च को बीते 5-6 वर्षों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया गया, उसके लिए एक पूरा तंत्र स्थापित किया गया, चाहे स्कूली स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करने की बात हो या स्टार्टअप को मदद देने की बात हो। आप कोई आविष्कार करे तो उसको पेटेंट ठीक तरीके से मिल सके और पेटेंट के बाद वो एक तरह से इंडस्ट्री के पास, उद्योग जगत के पास पहुंच सके ताकि वैश्विक स्तर पर उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो इनके लिए जो इकोसिस्टम तैयार किया गया उसको और प्रधानमंत्री मजबूत बनाने की बात कर रहा। तो निश्चित तौर पर, और जो सबसे अहम उनका जो संदेश था कि क्वालिटी के साथ क्रेडिबिलिटी पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना जरूरी है। जीरो इफेक्ट के साथ जीरो डिफेक्ट वाली जो बात प्रधानमंत्री कह रहे थे, आज उसी को उन्होंने दूसरे शब्दों में व्यक्त किया है। तो क्या सुधाकर इसको ये भी माने कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इतने सालों में जो वैश्विक चुनौतियां रही हैं या वो तमाम वो जो समस्याएं रही हैं जिनके लिए हम विदेशी स्टैंडर्ड्स को समाधान के तौर पर देखते थे, उससे भारत शायद अपनी वो जगह वैश्विक स्तर पर नहीं बना पाता था। तो अब जब आत्मनिर्भर भारत की बात की है और आज जिस तरह के जो ऐलान किए गए हैं, जो तमाम प्रक्रियाएं हुई हैं, उसमें अब भारत को अपने आप को एक जो भारत ब्रांड, इंडिया के जो अपने स्टैंडर्ड्स होंगे उनके तहत मापने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में ज्यादा मदद मिलेगी।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इसका दूसरा इकोनॉमिक पक्ष भी है। एयर क्वालिटी इक्विपमेंट्स की अगर बात की जाए तो दुनिया में 4000 मिलियन डॉलर का अभी वैश्विक व्यापार होता है। भारत की हिस्सेदारी उसमें लगभग ना के बराबर है और ये 2025 तक इसकी क्षमता कही जा रही है कि वो 70,000 मिलियन डॉलर तक ये वैश्विक व्यापार पहुंच सकता है। लेकिन आज इस स्टैंडर्ड जो प्रयोगशाला के लॉन्च होने के बाद से भारतीय इक्विपमेंट, भारतीय मानकों की भी पूछ और पहचान दुनिया में बढ़ेगी। तो एक तरह से इकोनॉमिक पक्ष भी है इसका और एक तरह से स्वीकार्यता बढ़ने से, और भारत जब एस्पायर कर रहा है एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ, एक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है, उसके अपने स्टैंडर्ड, ऐसे स्टैंडर्ड जो दुनिया में स्वीकार हो और वो ग्लोबल क्वालिटी के होंगे तभी उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। और इसमें एक अहम रोल हमारे इनोवेशन, हमारे रिसर्च का है। और ये आज जो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं उसमें कह सकते हैं एक अहम भूमिका इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में निभाएंगे। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री और भी जो जिक्र कर रहे थे, जो तमाम सेक्टर्स है, एक तरह से उन्होंने रिसर्च का क्रॉस सेक्टर उपयोग, एप्लीकेशन हो, इस तरफ भी साइंटिफिक कम्युनिटी का ध्यान जाए, वो भी उन्होंने बात कही है। निश्चित तौर पर चाहे पीयर रिव्यू हो या इंजीनियरिंग रिसर्च पेपर हो, उसमें भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में शुमार है। लेकिन एप्लीकेशन को और भी, रिसर्च को एप्लीकेशन में कैसे बदला जा सके, उद्योग जगत और साइंटिफिक जगत के बीच एक कोलैबोरेशन कैसे बढ़ सके, उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने आज आह्वान किया है। बिल्कुल, रिसर्च और इनोवेशन पर भारत को और मेहनत करने की जरूरत है और ज्यादा मजबूती से काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल स्वीकार्यता भारत की बढ़ाने के लिए आज का दिन काफी अहम रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इन पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बात करते हैं ताजा खबर की। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज होने वाली अगले दौर की वार्ता से पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर मुलाकात की। बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आज सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी मुद्दों पर बात होगी। आज किसानों के साथ सरकार की वार्ता 2 बजे है, उन विषयों पर चर्चा होगी और मुझे आशा है कि सकारात्मक रास्ता निकालने में सभी लोग मदद भी करेंगे और सफल भी होंगे। हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता आज नई दिल्ली में होगी। पिछले दौर की बातचीत के दौरान 4 में से 2 मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई थी। पहला मुद्दा पर्यावरण से जुड़े अध्यादेश पर, जबकि दूसरा बिजली बिल से संबंधित था। उन बैठकों में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वस्त किया था कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण पहल करनी चाहिए। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए सरकार और किसानों के बीच वार्ता का अगला चरण सोमवार को होगा। किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकारी पक्ष के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्ता होगी। इससे पहले 30 दिसंबर को हुई बैठक में किसानों की ओर से भेजे गए विवरण के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों, एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसके बाद 2 मुद्दों वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 पर दोनों पक्षों के बीच रजामंदी हो गई थी। सरकार ने उम्मीद व्यक्त की है कि किसानों के साथ सोमवार को होने वाली बैठक में समझौता होगा और किसानों की समस्या का हल निकलेगा। किसान जो आंदोलन पर बैठे हैं उनसे वार्ता हमारी चल रही है और निश्चित रूप से हम आशावान हैं। कल हमारी वार्ता होगी, उसके अंदर निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम होगा और जैसा कि हमारी पीछे जो 7 दौर की बैठक हुई है, बिल्कुल सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हुई है और कल भी होंगे। इस बीच तमाम किसान कृषि सुधारों के समर्थन में सामने आ रहे हैं। मोदी जी ਦੇ 3 ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ
ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇਗਾ तो ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ शायद दुगने तो भी ज़्यादा होने की संभावना है, ये यकीन करिया जाए। ये सारे बिल किसान के हक में हैं। इससे बाज़ार खुल जाएगा, बाज़ार खुलेगा तो उससे आने वाले टाइम में प्राइस ज़्यादा मिलने की भी संभावना रहेगी, बनी रहेगी। तो किसानों को जो आमदन है उसकी बढ़ने के बहुत सारे विकल्प बने रहेंगे। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि कृषि सुधार किसानों के कल्याण के लिए है और इससे उन्हें फायदा होगा। प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार ने यह साफ किया है कि सरकार किसानों की चिंताओं का समाधान करने को तैयार है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और किसानों के प्रदर्शन का आज 40वां दिन है। पिछले दौर की बातचीत के बाद आज 2 बजे विज्ञान भवन में दोबारा से एक बातचीत होगी। एक नजर डाल लेते हैं कि पिछले दौर की बातचीत तक दोनों हिस्सों में किस हद तक सहमति बनी है। पिछले बार की बातचीत के दौरान जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी उसमें 2 मुख्य मुद्दे देखे गए हैं, क्योंकि 30 दिसंबर को जो बैठक हुई थी वो छठे दौर की वार्ता थी और पिछले दौर की बातचीत में 2 मुद्दों पर सहमति बनी। पहली बिजली दरों में वृद्धि और दूसरी पराली जलाने पर दंड को लेकर एक सहमति बनी थी। लेकिन अभी तक की जो बातचीत रही है उसमें 2 बड़े ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसे लेकर लगातार गतिरोध जारी है। पहला मसला अभी भी वही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की बात किसान कर रहे हैं और दूसरी उनकी मांग जो है वो तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की। सरकार का कहना है कि हर दौर की बातचीत में सरकार सकारात्मक रवैये के साथ इस बातचीत में बैठती और ये सोचती है कि किसी तरह का कोई हल निकलेगा और किसानों संगठनों से भी लगातार सरकार का कहना है कि इस पूरे गतिरोध को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए वो नए विकल्प के साथ आए। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है लगातार कि तीनों कानूनों को जो वापस लेने की बात की है उसमें सरकार ने अपने पक्ष को बहुत साफ रखा है। सरकार ने कहा है कि हम इन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए एक कमेटी के गठन पर बातचीत चल रही है, उसका एक सुझाव है। साथ ही साथ सरकार ने कहा कि साफ नीयत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यानी कि 2 बजे जब आज बैठक होगी, जब मुलाकात होगी दोनों पक्षों की, तो हम ये माने कि किसी तरह के एक फॉर्मूले पर हो सकता है सरकार और किसान संगठन आगे बढ़े। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे क्या सरकार के पास किसी तरह का कोई फॉर्मूला है जो सरकार अभी तक की बातचीत में आगे बढ़ी है किसान संगठनों के साथ? देखिए ऋतु, सरकार दरअसल इस अप्रोच के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ा रही है कि तथ्यों के आधार पर दरअसल जो आपत्तियां हैं किसान संगठनों को जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें क्लॉज बाय क्लॉज जो अगर 3 कृषि कानूनों की बात करें तो उस पर चर्चा की जाए और उसमें जो आपत्तियां हैं उन आपत्तियों को दूर करने की कोशिश की जाए, या फिर अगर किसी मुद्दे पर सेंटिमेंटल एक तरह से देखें भावनात्मक तौर पर किसान उनको लगता है कि ये उनके साथ उचित नहीं हुआ है तो उसमें तथ्यों के आधार पर उन्हें समझाया जाएगा कि किस तरह से ये कृषि कानून उनके हित में। हम जानते हैं कि 2 अहम मुद्दों पर पिछले बैठक में सहमति बनी थी जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले आपने किया, और आज जो 2 प्रमुख मुद्दे हैं किसान संगठनों के जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें 3 कृषि कानूनों को दरअसल वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं और दूसरी एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सरकार की तरफ से ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आप इन 3 कृषि कानूनों को तथ्यों के आधार पर परखिए, इसमें जो भी आपको कहीं आपत्तियां हैं उसमें अगर कोई सुझाव आपकी तरफ से आता है तो सरकार उस पर आगे बढ़ने को तैयार है। हम जानते हैं कि लिखित तौर पर यह सूचित भी किया गया था किसान संगठनों को और बाद में कृषि मंत्री ने एक पत्र के जरिए अपील भी की थी और आज की बैठक में यही जो सरकार की रणनीति होगी जो हमें पता चल रही है कि ये बताया जाएगा कि आप आइए बताइए कि इन कानूनों में क्या कमियां हैं, उन पर चर्चा की जाएगी और उन पे क्या आपके सुझाव हैं, उन पर सरकार खुले मन से आगे बढ़ने को तैयार है। पहली बात ये है कि एमएसपी को लेकर हम जानते हैं जो कानूनी गारंटी की मांग की जा रही है उसमें सरकार की तरफ से हम जानते हैं कि पहले भी ये भरोसा दिया जा चुका है कि जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है पहले भी था, आज भी है और आगे भी घोषित होता रहेगा, और न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता रहेगा, साथ ही साथ जो सरकारी खरीद है अनाज की जो पीडीएस सिस्टम के जरिए खरीद होती
होती है। हम जानते हैं एमएसपी जो घोषित होता है उसमें तमाम जो मुख्य फसलें उनकी खरीद सरकार विभिन्न एजेंसियों के जरिए करती है, राज्य सरकारें विभिन्न एजेंसियों के जरिए करती है, वो जारी रहेगी। इसका आश्वासन सरकार कई बार दे चुकी है और ये भी आज और प्रमुखता से दोहराया जाने की उम्मीद है कि आप देखिए, आंकड़ा उठाइए पिछले साल के मुकाबले इस कानून के बनने के बाद, जब ये कानून लागू हुआ उसके बाद इस साल का आंकड़ा देखिए किस तरह से आप देखें अभी तक 20 या 30% अलग अलग राज्यों में देखें तो ज़्यादा खरीद हुई है। जो इस वक्त हम जानते हैं कि धान की खरीद चल रही है विभिन्न राज्यों में और खासतौर पर पंजाब और हरियाणा, जहां के अगर आप इस पूरे आंदोलन को देखें मुख्य तौर पर पंजाब और हरियाणा के अधिकतर किसान इस किसान आंदोलन में शामिल है, वहां पर आप देखिए तो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खरीद हुई है। तो फिर एमएसपी की गारंटी और लगातार मंडियों की प्रक्रिया जारी रहेगी, इस पर कई बार एक तरह से गारंटी दे चुका किसानों को। लेकिन आज जिस दौर की बातचीत होनी है और पिछले दौर की बातचीत में जब 2 मसलों पर सहमति बनी है, इसके बाद आज की बातचीत में शामिल होने से पहले अगर किसान संगठन जो आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर वो इस तरह के बयान देते हैं कि 13 तारीख को जब लोहड़ी होगी तो वो इन कानूनों का और जोरदार तरीके से विरोध करेंगे, तो ये क्या संकेत दे रहा है? क्योंकि आज तो बातचीत की टेबल पे इन किसान संगठनों को बैठना है। ये देखिए, दरअसल जो आंदोलनकारी किसान संगठन है उसमें कई नेता इस बात की ओर जोर देकर कहते रहे हैं कि दरअसल ये जो तीनों कृषि कानून है इन्हें सरकार को वापस लेना चाहिए और इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती कि इसमें एक तरह से उनका रुख नरम नहीं हो सकता। लेकिन दरअसल जब बातचीत की टेबल पर किसान आए और बातचीत आगे बढ़ी तो निश्चित तौर पर सरकार को ये भरोसा है कि तथ्यों के आधार पर ये आंदोलनकारी किसान समझेंगे कि आखिर इन कृषि कानूनों में उनकी आपत्तियां क्या है और अगर उनकी आपत्तियां कोई जो तथ्यों के आधार पर सही है तो सरकार उसे दूर करने का भरोसा देने को तैयार है। तो ऐसे में रास्ता निकल सकता है और सरकार यही उम्मीद कर रही है कि जो आंदोलनकारी किसान है जो एक तरह से देखें तो अपने एक रुख पर अड़े हुए हैं कि इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया सरकार को शुरू करनी चाहिए और वो बताना चाहिए। दरअसल उसमें सरकार उन्हें समझाने में सफल होगी कि दरअसल आइए आप बातचीत में तथ्यों के आधार पर, प्रावधान के आधार पर बताएं। शैलेंद्र, इसको ये माने जब सरकार ने अपनी पिछली बातचीत में कह दिया कि तर्कपूर्ण समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ये 3 शब्द बेहद महत्वपूर्ण बनते हैं। क्या उन तर्कों के साथ क्या ऐसा लग रहा है कि किसान संगठन लगातार जो एक उनकी मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, इन दोनों मसलों के बीच का कोई एक रास्ता अपनाने की जरूरत है किसान संगठनों को मुख्य रूप से? देखिए, किसान संगठनों को ये समझना होगा कि दरअसल जब सरकार ये कह रही है कि वो तर्कपूर्ण समाधान, खुले मन से बातचीत और साथ ही साथ किसान अगर किसी मुद्दों पर तथ्यपूर्ण बात रखकर ये समझाते हैं कि इन किसी कानूनों में इस प्रावधान के तहत थोड़ी दिक्कत भविष्य में हो सकती है तो उस पर भी सरकार विचार को तैयार है। और सरकार ने कहा कि प्रावधान के हिसाब से आप आइए, बताइए उसमें कहाँ पर कोई दिक्कत है और अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो सरकार खुले मन से उस पर भी आगे बढ़ने को तैयार है। तो निश्चित तौर पर एक वहाँ पर समाधान की गुंजाइश जरूर दिखती है जो एक तरह से देखे भरोसा दिया गया है। जहाँ तक एमएसपी की बात है, हम जानते हैं कि पहले भी कई स्तर पर, सर्वोच्च स्तर पर भी यह भरोसा दिया जा चुका है सरकार की तरफ से। तो ऐसे में जब बातचीत हो रही है तो निश्चित तौर पर हमेशा समाधान की गुंजाइश बनती है। हालांकि कुछ किसान संगठनों के नेताओं का जो रुख है वो उसमें कह सकते हैं कि वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले जाने की प्रक्रिया पर ही बातचीत होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और हमने देखा भी पिछली बैठक में जिस तरह से लंगर में केंद्रीय कृषि मंत्री और रेल मंत्री खाना खाते नजर आए किसानों के साथ और एक सकारात्मक माहौल में बैठक खत्म हुई, तो ऐसे में उम्मीद जरूर की जा सकती है कि इन 3 कृषि कानूनों को लेकर भी आगे बातचीत होगी, उनमें सुधार को लेकर। चूंकि हम जानते हैं कि कानून बनने की बहुत लंबी प्रक्रिया होती है इसमें। जी शैलेंद्र, 40 दिन हो गए हरियाणा पंजाब के किसान लगातार इन 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं 40 दिनों में हमने देखा कि देश के तमाम और राज्यों से, तमाम हिस्सों से किसान संगठन पहुंचे हैं सरकार के पास, कृषि मंत्री के पास। उन्होंने आभार भी व्यक्त किया, इन सुधारों की एक लंबी मांग थी, इन सुधारों के लिए धन्यवाद भी दिया। तो क्या ऐसे में सरकार पर भी दोहरा दबाव दिखाई देता है? क्योंकि उन किसानों का भी, छोटे सीमांत किसानों का भी एक दबाव है जिनके लिए इन सुधारों को लेके आई है सरकार। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार पर दबाव है कि आंदोलनकारी किसानों को वो समझाने में सफल हो, उनके भ्रम को दूर करने में सफल हो और साथ ही साथ जो बड़े स्तर पर देखें देश भर में तमाम किसानों
की तरफ से कहा गया है कि दशकों का उनका इंतजार खत्म हुआ है। जब कृषि में कानूनों में सुधार की जो मांग उनकी लंबे समय से कृषि वैज्ञानिक, किसान नेता, कई राज्य सरकारें, कई बड़े नेता करते रहे थे और अब वो जाकर मोदी सरकार ने पूरी की है, तो निश्चित तौर पर उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है और उसका फायदा आने वाले दिनों में देश के किसानों को और कृषि सेक्टर को मिलेगा। क्योंकि जिस इन्वेस्टमेंट की कमी की बात हमेशा की जाती रही थी कृषि सेक्टर में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है किसानों की आय बढ़ाने में। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार जरूर ये कोशिश करेगी कि आंदोलनकारी किसान इस बात को समझें कि छोटे मझोले किसान के लिए तो ये कृषि कानून हित में है ही, साथ ही साथ जो बड़े किसान हैं उनके लिए भी ये हित में है। दरअसल ये न केवल किसानों के लिए, कृषि सेक्टर के लिए और ग्रामीण स्तर की अर्थव्यवस्था के लिए भी ये जो 3 कृषि कानून में जो सुधार किए गए हैं, जो 3 कृषि कानून लागू किए गए हैं, इससे एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बात को सरकार समझाने की आज की बैठक में कोशिश कर सकती है। आगे बढ़कर ये भी कर सकती है कि आप आइए, जो भी आपकी आपत्तियां हैं वो हम शुरू होगी। अभी तक की पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मुरादनगर में कल शमशान घाट में छत गिरने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें मुरादनगर की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह, कनिष्ठ अभियंता चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष शामिल है। कल यहां शमशान घाट की छत गिर जाने से 24 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब शमशान घाट पर अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने मेरठ मंडल के आयुक्त और जोन के पुलिस अपर महानिदेशक को हादसे की जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। ऐसे में कल दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में हुई बारिश ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने आज भी उत्तर पूर्व राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सटे इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। अभी पश्चिमी विक्षोभ मध्य पाकिस्तान के ऊपर स्थित है और इसके उत्तरी पंजाब से लेकर उत्तर पूर्व अरब सागर तक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अरब सागर से चलने वाली दक्षिण पश्चिमी हवा के पश्चिमी विक्षोभ के साथ टकराने से मुंबई के कई इलाकों में तड़के हल्की बारिश भी हुई है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के राज्यों में कल सुबह हुई बारिश की वजह से वायुमंडलीय लक्षण बने हुए हैं। वहीं आज दिल्ली के पालम इलाके में सुबह 8:30 बजे न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सफदरजंग में अधिकतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण उधमपुर स्थित जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 ताजा बर्फबारी के कारण आज लगातार दूसरे दिन भी बंद है। रात भर हुई बारिश के कारण जवाहर सुरंग को भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। उधमपुर से श्रीनगर के लिए भी यातायात को बंद कर दिया गया है, जिस कारण सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं। और इस बदलते मौसम पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता नंदिता डागर। जी नंदिता, क्या ताज़ा जानकारी के तौर पर देख सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत और श्रीनगर पर्वतीय इलाकों में भी मौसम विभाग का क्या कहना है, किस तरह का मौसम रहेगा? जी शुक्रिया ऋतु। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में नॉर्दर्न प्लेन्स में टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री बढ़कर मिनिमम टेम्परेचर जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस के करीब हो सकता है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। और जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बात की, तो वहां पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो वहां पे स्नोफॉल की आशंका है। उसके अलावा जो पाकिस्तान के ऊपर सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर एक जिसको एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जा रहा है, उसकी वजह से अगले 3-4 दिनों तक बूंदाबांदी और बारिश होने के आसार है। हालांकि आज मौसम विभाग ने कहा था कि जरूर बारिश होगी और रेन शावर्स और थंडरस्टॉर्म्स होंगे, लेकिन धूप करीब 9 बजे के करीब अच्छी धूप निकल आई है। अभी देखना है कि उनका ये जो अनुमान है ये कितना सच साबित होता है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी जो कोल्ड वेव है उसमें तो कमी आनी है, करीब
आज 4 तारीख है, करीब 6 तारीख तक कोल्ड वेव बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद 14 तारीख तक थोड़ा प्लेजेंट, 14 तारीख के बाद प्लेजेंट मौसम होना शुरू होगा। तो सीवियर कोल्ड वेव अभी बनी हुई है। बिल्कुल नंदिता, आज की धूप ने दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत दी है और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी, ये भी एक राहत की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता इस पूरी जानकारी। शुक्रिया। बिहार में कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े स्कूल करीब 9 महीने बाद आज खुले हैं। पहले चरण के तहत आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज खुले। शुरुआती दौर में अभी स्कूलों में केवल 50% छात्रों को ही आने की इजाजत दी गई है। स्कूल पहुंचने के बाद छात्र छात्राओं को कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ रहा है। स्कूल पहुंचने वाले छात्र छात्राएं मास्क लगाए नजर आए, साथ ही वे सामाजिक दूरी के नियमों का पालन भी करते नजर आए। काफी दिनों के बाद स्कूल पहुंचने वाले छात्रों के चेहरे पर जहां एक तरफ खुशी नजर आई, तो वहीं उनके मन में कोरोना बीमारी को लेकर थोड़ा डर भी बना हुआ है। 18 दिसंबर को संकट प्रबंधन समूह की बैठक में कक्षा 9 से 12वीं कक्षा के लिए सरकारी और निजी दोनों स्कूलों सहित शैक्षणिक संस्थानों को आज से फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण के सफल रहने के बाद दूसरे चरण में 19 जनवरी से 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को खोलने की योजना है। तो वहीं केरल में भी कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े उच्च शैक्षणिक संस्थान आज आंशिक रूप से फिर से खुले हैं। करीब 9 महीने तक बंद रहने के बाद आज से स्नातक और परास्नातक कक्षाओं के अंतिम वर्ष के छात्रों को ही कक्षा में शामिल होने की अनुमति है। बाकी कक्षा के छात्र ऑनलाइन तरीके से जुड़ रहे हैं। अगले 10 दिन में राज्य सरकार अन्य बैचों की कक्षाओं को खोलने पर विचार करेगी। आज से राज्य भर में फैले 1350 कॉलेज, सभी राज्य विश्वविद्यालय और कासरगोड स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल को खोला गया है। सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान रविवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिन सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। कॉलेज आने वाले छात्र कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते नजर आए। केरल में स्कूलों को आंशिक रूप से 1 जनवरी से खोला गया, जहां के छात्रों की 95% उपस्थिति दर्ज की गई थी। उधर तमिलनाडु सरकार ने राज्य में थिएटरों, मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को पूर्ण क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। वर्तमान में सभी थिएटर 50% बैठने की क्षमता के साथ खुले थे। कोविड-19 के हर दिन घटते मामलों के बीच थिएटर ओनर्स एसोसिएशन ने सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या बढ़ाने की मांग की थी। आदेश में कहा गया है कि सिनेमाघर पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। दर्शकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुरक्षा उपायों को शो टाइम के दौरान स्क्रीन पर दिखाने होंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्कूल आज फिर से खुले। कोरोना महामारी के कारण कई महीनों से बंद पड़े स्कूलों को पहली से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए आज से खोला गया है। पुडुचेरी में आज से लेकर 18 जनवरी तक आधे दिन तक यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल में शिक्षण कार्य होगा। 18 जनवरी के बाद स्कूल को पूरे दिन के लिए खोला जाएगा। स्कूल पहुंचने पर छात्रों के बीच मास्क का वितरण किया गया। साथ ही पढ़ाई के दौरान स्कूलों में छात्र सामाजिक दूरी का पालन करते नजर आए। पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को सरकार ने आज से खोलने का निर्देश दिया था। रिसर्च स्कॉलर, स्नातक और प्रस्नातक कक्षाओं के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कॉलेज दिसंबर के मध्य में ही खोल दिए गए थे। और देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 99,46,867 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में रिकवरी रेट 96.19% हो गई है। और मृत्यु दर की बात करें तो कोविड के कारण मौत की दर 1.45% है। पिछले 24 घंटों में 19,557 मरीज स्वस्थ हुए हैं। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीटी न्यूज। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस।
अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। और आइए मिड डे प्राइम में अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरों को। और अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंसेक्स के उतार चढ़ाव की खबर के साथ भी। जी अजय, क्या हैं खबरें आज? धन्यवाद ऋतु। मेरे पास 3 खबरें हैं और तीनों ही आपके साथ जुड़ी हुई हैं सीधे तौर पर। और सबसे पहले सेंसेक्स की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस की जो 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है उसकी खबर के बाद आज सप्ताह के पहले कारोबार दिन यानी सोमवार को घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त पर हुई। बीएसई सेंसेक्स ने पहली बार 48,000 का आंकड़ा पार किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 236 अंक ऊपर 48,106 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक का निफ्टी 0.53% की बढ़त के साथ 14,093 के स्तर पर खुला। पिछले सप्ताह अगर हम देखें तो बीएसई सेंसेक्स 895 अंक यानी करीब 1.9% मजबूत हुआ था। आज 1,374 शेयरों में तेजी आई और 223 शेयरों में गिरावट आई। जहां पर गिरावट आई वो हम आपको बताएं, हीरो मोटोकॉर्प, कोटक महिंद्रा, अदानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस और टाइटन कंपनी में आज गिरावट देखी गई, करीब 2% तक की गिरावट। और टाटा स्टील, हिंडाल्को, आयशर मोटर्स, ONGC और गेल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़त देखने को मिली है और ये 4 से 5% के बीच बढ़त दिखाई दी है। मैन्युफैक्चरिंग से भी अच्छी खबर आई। IHS मार्केट ने सोमवार को भारत विनिर्माण खरीद प्रबंध सूचकांक यानी PMI मैन्युफैक्चरिंग जो परचेजर्स मैनेजमेंट इंडेक्स होता है मैन्युफैक्चरिंग का, उसको जारी किया और ये दिसंबर 2020 में 56.4 के स्तर पर रहा, जो कि नवंबर 2020 में 56.3 से भी बेहतर है। ये लगातार 5वां महीना है जब मैन्युफैक्चरिंग का जो PMI है वो 50 से ऊपर रहा है। PMI अगर 50 से अधिक होता है तो इसका मतलब ये है कि गतिविधियों में, मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में एक्सपेंशन हुआ है। अगर 50 से कम रहता है तो ऐसा माना जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो श्रिंक हुई है। लगातार 5 महीनों से ये जो आंकड़ा 50 के ऊपर है ये दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग में आपको बढ़त दिखाई दे रही है। उधर किसान आंदोलन के बीच रिलायंस कंपनी की ओर से एक बड़ा बयान आया है। रिलायंस रिटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और किसी दूसरी सहायक कंपनी ने कभी भी कॉर्पोरेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं की है, ये कंपनी का कहना है। और कंपनी ने यह भी कहा है कि आगे ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो एक बड़ी खबर आज रिलायंस की ओर से आती हुई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी नहीं करेगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि न तो रिलायंस और न ही किसी अन्य सहायक कंपनी ने कृषि जमीन को पंजाब या फिर हरियाणा या फिर देश के किसी भी हिस्से में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीदा है। आगे भी कंपनी इस बारे में कोई योजना नहीं बना रही है। रिलायंस रिटेल, जो कि उसका एक रिटेल आर्म है, वो देश के संगठित खुदरा बाजार की एक प्रमुख कंपनी है। सभी तरह के रिटेल प्रोडक्ट्स में अनाज, फल, सब्जियां समेत रोजाना इस्तेमाल होने वाले कई उत्पाद मिलते हैं। ये सभी उत्पाद एक इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग और सप्लायर्स के जरिए आते हैं। कंपनी कभी भी किसानों के साथ सीधे तौर पर अनाज नहीं खरीदती है। कंपनी ने कभी भी किसानों का फायदा उठाने के लिए लंबी अवधि में खरीद को लेकर के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। और कंपनी ने यह भी कहा है कि उसके सप्लायर्स किसानों से सीधे कम कीमत पर खरीदी करें, ऐसा भी कंपनी कभी नहीं करेगी। तो कंपनी ने यह भी कहा कि अपने सप्लायर से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का पालन करने के लिए जोर देगी। तो एक तरह से एक बड़ा बयान रिलायंस की तरफ से, क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए सरकार ने एक नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं। और कुछ मामलों में अब जो रिलायंस है वो सरकार से ये अपील कर रही है कि जो प्राधिकरण है, नियामक हैं, वो इस बात पर
अपना हस्तक्षेप करें कि जो रिलायंस इन्फोकॉम के जो टावर्स हैं उनको क्षतिग्रस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसको लेकर के रोकें। और ये एक बड़ा बयान आया, तो हो सकता है कि किसानों की तरफ से इसको लेकर के भी कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया है। तो फिलहाल आज व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। रितु, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया में कोरोना के कहर से 8 करोड़ 54 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 18,50,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। दुनिया में कोरोना से अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित है, जहां कोरोना से 2 करोड़ 11 लाख 11,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 3,60,000 से ज्यादा अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो उधर ब्राजील में 77,33,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं कोरोना से, जबकि 1,96,000 से अधिक लोगों की इस महामारी से ब्राजील में मौत हो चुकी है। जर्मनी में एक स्की रिजॉर्ट पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटने पर कोरोना के नियमों का उल्लंघन होने पर पुलिस ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। जर्मनी में 16 दिसंबर से सख्त लॉकडाउन लागू है, जो 10 जनवरी तक के लिए लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जर्मनी में राष्ट्रीय लॉकडाउन का विस्तार होने की संभावना है। और उधर ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से अगले 24 घंटों के दौरान राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की अपील की है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी दी कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए वर्तमान प्रतिबंधों को और कड़ा किया जा सकता है। ब्रिटेन में वर्तमान नियमों के तहत देश के अधिकतर हिस्सों में श्रेणी 4 के कड़े उपाय लागू हैं, जिसमें अधिकतर व्यावसायिक एवं गैर आवश्यक दुकानें लगभग पूरी तरह बंद हैं। अफ्रीकी देश नाइजर के दक्षिण पश्चिम में हुए एक आतंकवादी हमले में 100 लोगों की मौत हो गई है। नाइजर के प्रधानमंत्री रिगी रफीनी ने आतंकी हमले को देश के लिए हालिया सबसे घातक दिनों में से एक बताया है। नाइजर सरकार ने कहा है कि माली के सशस्त्र गुट उसकी राज्य की सीमा में घुसकर आतंकी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। इस क्षेत्र में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। इस इलाके में हिंसा और गृहयुद्ध के कारण वर्ष 2017 से ही आपातकाल लागू है। और आइए मिड डे प्राइम में अब वक्त हो चला है खेल जगत की खबरों का। और खेल की खबरों के साथ जुड़ गई हैं सुचित्रा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा सीरीज के साथ साथ और क्या खबरें आज? शुक्रिया रितु। और शुरुआत करते हैं टेस्ट सीरीज से जुड़ी खबरों के साथ ही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज में दोनों टीम, सपोर्ट स्टाफ और मैच से जुड़े अधिकारियों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। ये टेस्ट रविवार को किए गए और इनके परिणाम आज आए हैं। आज दोनों टीम मेलबर्न से सिडनी जाएंगी। सीरीज का तीसरा टेस्ट 7 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। सिडनी टेस्ट मैदान में दर्शकों की 25% मौजूदगी के बीच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। सीरीज का तीसरा टेस्ट 7 से 11 जनवरी तक सिडनी में खेला जाना है। पैटिंसन को अपने घर पर गिरने से चोट लग गई है। उनके विकल्प की घोषणा अभी नहीं की गई है। पैटिंसन ने पिछली बार भारत के खिलाफ टूर मैच में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे। बात फुटबॉल की। मैनचेस्टर सिटी ने कल खेले गए मैच में चेल्सी को उनके ही घर में 3-1 से मात दी। खास बात यह रही कि क्लब में कोरोना वायरस केस आने के बाद इस मैच में सिटी के कई प्रमुख खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे। सिटी ने पहले हाफ के 16 मिनट में ही 3 गोल कर चेल्सी को चौंका दिया। इस जीत के बाद सिटी तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। वे लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड से 4 अंक की दूरी पर हैं, जबकि उन्होंने 1 मैच कम खेला है। चेल्सी इस हार के बाद 8वें स्थान पर लुढ़क गई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पेले को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ गए हैं। यूडिनीज के खिलाफ यूवेंटस के मैच में रोनाल्डो ने 2 गोल किए। इसके साथ ही वे सूची में पेले से आगे निकल गए। रोनाल्डो अपने करियर में अब तक 758 गोल कर चुके हैं।
पेले ने 1956 से 1977 के बीच सैंतोस, न्यूयॉर्क कॉस्मोस और ब्राजील की ओर से खेलते हुए अपने करियर में कुल 757 गोल किए थे। अब वे सूची में तीसरे स्थान पर हैं। रोनाल्डो जोसेफ बिसान के 759 गोल के ऑल टाइम रिकॉर्ड से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। वहीं ला लीगा में कल खेले गए मैच में बार्सिलोना ने वेस्का को 1-0 से मात दी। ये मेसी का बार्सिलोना के लिए लीग में 500वां मैच था और इसे विशेष बनाते हुए मेसी ने विजयी गोल में असिस्ट भी किया। ये लीग में उनका 300वां असिस्ट था। ये सभी मुकाबलों को मिलाकर बार्सिलोना के लिए मेसी का 750वां मैच था। अब मेसी सिर्फ ज़ावी से पीछे हैं। तो ये थी इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं ऋतु के पास। शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए। और आइए अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। इक्यावनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 16 से 24 जनवरी के बीच गोवा में हो रहा है। वर्चुअल सेगमेंट के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। इसके लिए फिल्म महोत्सव की वेबसाइट virtual.ifigoa.org पर पंजीयन कराया जा सकता है। फिल्मोत्सव को पहली बार हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है। इसमें ऑनलाइन और इन पर्सन दोनों अनुभव शामिल होंगे। फिल्मोत्सव में दुनिया भर की कुल 224 फिल्मों के साथ मशहूर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें भारतीय पेनोरमा फिल्म्स की ओर से 21 गैर फीचर फिल्म और 26 फीचर फिल्में शामिल हैं। इंडोनेशिया के मशहूर बीच पर मत्स्य कन्या का रूप धारण किए हुए एक महिला साफ सफाई के लिए अनोखा जागरूकता अभियान चला रही हैं। मत्स्य कन्या बनी महिला ने समुद्री नीले रंग का कॉस्ट्यूम पहना है और वो कूड़े के ढेर के बीच लेटी हुई थी। और ये लोगों को जागरूक करने के नए तरीके हैं। फिलहाल मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। नाइन to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। The changing world of news. Headlines that you wake up to. News that shapes your day. Stories that matter to you. The latest and most accurate updates. A fresh start to a new day. The Breakfast News, Monday to Friday, 8 a.m. on DD India. ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। देश के अंदर एक ऐसा वातावरण जब बन रहा है
कि लोगों को छुपा है। रंगे हाथ पकड़ने के बाद कितनी जोर से शोर मचाई जा सकती है। बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल। आप उस संसद के प्रति जवाब दे, है ना? ये नैरेटिव देगा कि वहाँ पर पेरेंट्स से बच्चों को मारा जा रहा है, ये नैरेटिव ही गलत है। फेक न्यूज फैलाने की इजाजत मैं 2 टूक में किसी को नहीं दूंगा। न फेक न्यूज न झूठ, बात सिर्फ 2 टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नाइन to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। देश भर में तमाम लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। देश भर से ऐसे आम लोगों की तमाम खास कहानियों को समेटकर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। बेंगलुरु हुडगुरु के युवाओं ने बीड़ा उठाया है शहर के तमाम पेड़ों को कील मुक्त बनाने का, समाज में शिक्षा का स्तर बेहतर करने और हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कुछ लोगों ने नन्हे कदम की शुरुआत की है। फाजिलिका के स्त्री भवन गली की रहने वाली चंचल सुरभि नागपाल ने रसोई में पैदा होने वाले कूड़े से खाद और कबाड़ से गमले तैयार कर घर की छत पर बगीची ही बना दी है, जिसे देखने के लिए अक्सर विशेष तौर पर लोग इनके घर पहुंचते हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के मजडिया में भोजन घाट, यहाँ बनता है विश्व प्रसिद्ध नोलन गुड़। स्थानीय लोगों के हाथों से निर्मित गुड़ का ये उद्योग सिउली समुदाय की आय का प्रमुख स्रोत रहा है।